हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा झारखंड का नामकरण। इस वीडियो में मैं हूं झारखंड एमसीक्यू बुक से झारखंड का नामकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इसमें खास तौर पर झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला सवाल है, झारखंड की उत्पत्ति दो शब्दों झार एवं खंड से मिलकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जंगल की भूमि, सांपों की भूमि, नदियों की भूमि या फिर पहाड़ों की भूमि। सही जवाब है जंगल की भूमि। झारखंड की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर के हुई है, झार एवं खंड से, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की भूमि। अगला सवाल है, झारखंड राज्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? विकल्प में है छोटा नागपुर का पठार, भारत का रूर, हीरो का राज्य या फिर ए बी दोनों। सही जवाब है ए बी दोनों, ठीक है। झारखंड राज्य को छोटा नागपुर का पठार और भारत का रूर दोनों कहा जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार एक भौगोलिक नाम है, कह सकते हैं। अब सवाल किसी के मन में आ सकता है कि सर रूर का क्या मतलब है, ठीक है। तो याद रखिए, ये रूर जो है ना, ये जर्मनी में स्थित एक क्षेत्र है जहाँ बहुत अधिक मात्रा में कोयला मिलता है और उसी आधार पर वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग विकसित किए गए हैं, जैसे कि लौह इस्पात, मशीन निर्माण, कोयला खनन, है ना। अब इसे झारखंड से कनेक्ट करके देखिए, तो झारखंड में भी कोयला बहुत मात्रा में मिलता है, लोहा भी मिलता है ना। तो इस आधार पर यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे उद्योग विकसित किए गए हैं, इसीलिए कह सकते हैं इसे कि ये झारखंड का रूर है, झारखंड, ठीक है ना। तो रूर क्या है? रूर एक जर्मनी का एक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। उसी से हम कनेक्ट करके कहते हैं कि झारखंड में सेम कंडीशन देखने को मिलती है, इसीलिए भारत का रूर कहा जाता है झारखंड को, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? ये तेराय ब्राह्मण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में या फिर भगवत पुराण में। सही जवाब है ये तेराय ब्राह्मण में, बिल्कुल। सवाल का जवाब सही होगा ए विकल्प। झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये तेराय ब्राह्मण में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण ताम्रपत्र में किस सदी में मिला था? बताना है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण ताम्रपत्र में किस सदी में मिला था? 5वीं सदी, 7वीं सदी, 10वीं सदी या फिर 13वीं सदी? तो याद रखना है 13वीं सदी में मिला था, विकल्प नंबर डी सही है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कीकट या फिर ये वाला कीकट, नागभूम या फिर ए बी दोनों? तो अब देखेंगे कीकट और ये कीकट दोनों एक ही जैसा है, ठीक है, तो इसका डी विकल्प सही होगा, ठीक है। कहीं कहीं सिर्फ कीकट देखने को मिलता है, कहीं ये वाला कीकट देखने को मिलता है, लेकिन याद रखिए दोनों सही है, ठीक है, डी विकल्प सही होगा। यहाँ पे ये भी याद रखिए कि अलग अलग जगहों पे ना अलग अलग, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, महाभारत है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखेंगे, फहियान जो चीनी यात्री था, ठीक है, उनके द्वारा जो प्रयोग किए गए शब्द हैं, उनकी किताबों में लिखी गई जो चीज़ें हैं, अलग अलग नाम से पुकारा गया है झारखंड को। तो इन सभी को याद रखना होगा और उसी के बेस पर ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। चलिए तो इसी तरह के सवाल मिलेंगे सिर्फ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में झारखंड को वात्रय से संबोधित किया गया है, ठीक है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर आयुर्वेद? सही जवाब है इसका अथर्ववेद। अब यहाँ पे किसी के मन में सवाल आ सकता है कि सर ये व्रात्य क्या है, ठीक है। तो याद रखिए, व्रात्य उन लोगों को कहा जाता था जो वैदिक समाज, जिससे कि आर्य समाज से भी संबंधित है, के नियमों को पालन नहीं करते थे। याद रखिए, व्रात्य उन लोगों को कहा जाता था जो वैदिक समाज के नियमों को पालन नहीं करते थे या वैदिक संस्कार, जैसे कि यज्ञ हो गया, उपनयन हो गया, ऐसे बिल्कुल बाहर थे। आसान सा भाषा में समझाएं तो ये भी समझिए कि प्राचीन वैदिक काल में समाज को दो भागों में बांटा गया है, आर्य और व्रात्य। आर्य कौन थे? तो वैदिक नियमों को मानने वाले,
और व्रात्य कौन थे? तो वैदिक नियम को ना मानने वाले। ठीक है, व्रात्य लोग जो होते थे ना, ये जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। उनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग थी, इनके मुख्य समाज से बाहर माना जाता था। ठीक है, अब झारखंड से कनेक्ट करके बताएं तो झारखंड से संबंध करके बताएं तो झारखंड से अगर बात करें व्रात्य के बारे में, तो ये अथर्ववेद में झारखंड क्षेत्र के लोगों को व्रात्य कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में झारखंड के क्षेत्रों के लोगों को व्रात्य कहा गया है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब सिंपल सा कि उस समय झारखंड के लोग वैदिक परंपरा से बिल्कुल ही अलग थे। आई बात समझ में, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताना है ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। विकल्प में है पुंड्र, मुरंड, किक्कट प्रदेश या फिर मुरंड। सही जवाब होगा पुंड्र, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये पुंड्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए वायु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वायु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मुरंड है, किक्कट है, कोकरा है या फिर झारखंड है? तो याद रखिए यहाँ पे मुरंड कहा गया है। ठीक है, बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कि अलग अलग पुराणों में या फिर अलग अलग देखेंगे तो शास्त्रों में मतलब लिखा गया है, अलग अलग झारखंड को नाम से अलग अलग नाम से पुकारा गया है। जैसे देखेंगे ऋग्वेद में किक्कट कहा गया है। ठीक है, किक्कट का मतलब होता है आरण्य या फिर वन क्षेत्र। वहीं ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या फिर पुंड्र ही कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, जबकि विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। महाभारत में पुंडरिक देश या फिर पशु भूमि कहा गया है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में देखेंगे तो कुक्कट कहा गया है, कुक्कट ने कुक्कुट कहा गया, कुक्कुट। ठीक है, वहीं टॉलमी का जो बुक है उसमें आप देखेंगे तो मुंडल का है। टॉलमी ने जो कहा था मुंडल, है ना, जबकि एक फहियान था ना चीनी यात्री, उन्होंने क्या कहा था झारखंड को? कुक्कट लाड कहा था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पर आगे है वही है, विष्णु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो विष्णु पुराण में आप देखेंगे तो यहाँ पे मुंड कहा गया है, विकल्प नंबर बी सही है। वहीं देखेंगे तो भागवत पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? भागवत पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे तो इसे किक्कट प्रदेश कहा गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में भी किक्कट कहा गया है और भागवत पुराण में भी किक्कट ही कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रास्ति में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है ना, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रास्ति में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किक्कट प्रदेश, मुरुंड देश, नागदिसुम या फिर खोखरा। सही जवाब होगा मुरुंड देश, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। किक्कट प्रदेश तो आप देख ही रहे कि भगवत पुराण में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि मदरा मुंडा द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है ना, मदरा मुंडा के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? नागदिसुम, कुकरा देश, व्रात्य प्रदेश या फिर छोटा नागपुर। तो 12 का यहाँ पे देखेंगे आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नागदिसुम, मंदरा मुंडा के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो नागदिसुम कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। महाभारत में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? महाभारत में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो महाभारत में कहा गया है, अब देखेंगे तो पुंडरिक भी कहा गया है। ठीक है, आर्क या फिर कर्कखंड भी कहा गया है और पशुभूमि भी कहा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से तीनों। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो सी विकल्प के बारे में थोड़ा सा, तो अर्क खंड दिया हुआ है और एक दिया हुआ है कर्क खंड। अर्क का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है, तो सूर्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र कह सकते हैं झारखंड को। और एक है कर्क खंड, कहीं कर्क रेखा वाला क्षेत्र से तो संबंधित नहीं है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अर्क खंड और कर्क खंड देखेंगे तो महाभारत में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, झारखंड को अर्क खंड मतलब होता है सूर्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र, अर्क मतलब होता है ये सूर्य, और कर्क खंड मतलब होता है कर्क रेखा वाला क्षेत्र। ठीक है, खंड मतलब क्या? भाग, और कर्क मतलब कर्क रेखा, तो कर्क रेखा से जुड़ा हुआ भाग कह सकते हैं। तो झारखंड से देखेंगे तो कर्क रेखा तो गुजरा ही है। ठीक है,
तो क्या महाभारत के समय में भी इन लोगों की चीज़ों के बारे में पता था? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्न जिलों में से किसमें स्थित है? बताना है, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, आपको ये बताना है। गिरिडीह में है, गुमला में है, चतरा में है या फिर सिमडेगा में है। ठीक है ना। तो महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित जो किक्कट प्रदेश का जो प्रयोग किया गया था ना, तो ये बताना है कि किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के किस जिला में भी स्थित है। तो ये गिरिडीह जिला में स्थित है, ये विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अबुल फजल। इनके द्वारा एक रचित बुक है आईन अकबरी। तो आईन अकबरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने? कोकरा का, खंखराह का या फिर दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, सी विकल्प होगा दोनों। ठीक है, दोनों इसका सही आंसर है, ए और बी। अगला सवाल देखिए। सवाल है, बहारिस्तान ए गैबो के लेखक मिर्जा नायत द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कुकरा देश, कलिंग देश, मुंडल या फिर नागभूम। सही आंसर इसका ए विकल्प, कुकरा देश। अगला सवाल देखिए। माथिर उल उमरा में शहबाज खां और अब्दुल हई द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कोकराह, कुकरा देश, मुंडल या फिर कलिंद देश। तो याद रखिएगा, कोकराह कहा गया है, ये विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विकल्प में है कोकराह, कालिंद देश, मुंडल या फिर नागभूम। सही जवाब है कालिंद देश। याद रखिए, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य के द्वारा झारखंड के लिए कालिंद देश शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, टॉलमी द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताना है कि टॉलमी के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मुंडल, कोकरा, कुकरा देश या फिर कालिंद देश। ठीक है, सही जवाब होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, टॉलमी के द्वारा मुंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। 19 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, फहियान द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताना है, फहियान द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कुकटलाड, कोकरा, मुंडल या फिर खोखरा। तो याद रखिएगा, फहियान जो कि एक चीनी यात्री था, इन्होंने झारखंड के लिए कुकटलाड का प्रयोग किया था। विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? टिकली देश, झाड़ राष्ट्र, संथाल राष्ट्र या फिर कुक्कट देश। तो याद रखिएगा, चाणक्य के द्वारा जो प्रयोग किया गया था ना, जो आपका बुक था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें इन्होंने कुक्कट कहा था। ठीक है, तो डी विकल्प सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, रसिक मंगल ग्रंथ में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताना है, रसिक मंगल ग्रंथ में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? नागभूम, खोखरा, छोटा नागपुर या फिर संथाल राष्ट्र। सही आंसर है इसका नागभूम, ये विकल्प बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, जहांगीर की अपनी आत्मकथा तुझु के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताना है, जहांगीर की अपनी आत्मकथा, जहांगीर की एक अपनी आत्मकथा थी ना जो खुद लिखे थे, तुझु के जहांगीरी, तो इसमें झारखंड के लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? नागभूम, खोखरा, कुक्कट देश या फिर मुंडल। तो याद रखिएगा, सही आंसर है इसका खोखरा, इन्होंने खोखरा शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल है, मुगल काल में झारखंड हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गांधीपुर, कुकरा, सिंगल या फिर सगला। तो याद रखिएगा, कुकरा इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, ये बताना है। छोटा नागपुर, नागपुर, मुरंड या फिर दोनों, ए बी। ठीक है, तो देखेंगे तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने
झारखंड के लिए आप देखेंगे तो छोटा नागपुर और नागपुर ये दोनों शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड के लिए छोटा नागपुर और नागपुर ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया था। डी विकल्प सही हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ कथन दे रखा है जो बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना, यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। कोई 3 सत्य होगा और 1 असत्य होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्या दे रखा है। मलिक मोहम्मद जैसी, गुलाम हुसैन, ठीक है, सलीमुल्ला एवं शम से सिराफ द्वारा झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ये कथन सही है, ध्यान रखिएगा। कबीर के दोहे तारीख बंगला में झारखंड का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। सियार उल मुतखरीन, अकबरनामा एवं तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में एवं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा झारखंड का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में एवं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा झारखंड का प्रयोग नहीं किया गया, ये कथन बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। पूछा था कौन सा सत्य है। ठीक है, तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रांची जिला संबंधित कौन सा कथन गलत है। बताना है रांची जिला से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। झारखंड का वर्तमान रांची जिला मध्यकाल में कोकराह नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। धीरे धीरे से चुटिया नगर और फिर छोटा नागपुर और फिर सामान्यतः इसे छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। बात करें बी विकल्प के बारे में, 1802 ईस्वी तक रांची जिला वाले क्षेत्र को ही छोटा नागपुर या नागपुर कहा जाता था। याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे नागपुर और छोटा नागपुर के नाम से पुकारा था। ठीक है, तो ये भी सही है। सी कथन देखिए, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण स्वर्ण नाम से नहीं जाना जाता है, तो ये कथन गलत है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण या स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, तो ये कथन यहाँ पे सही है, लेकिन ये दिया है कि गलत, पूछा है कि गलत है। ठीक है, तो यही कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण या स्वर्ण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सी विकल्प को देखिए, सन 1812 ईस्वी के पश्चात छोटा नागपुर का प्रयोग रांची के बदले संपूर्ण झारखंड के लिए किया जाने लगा। इसे चुटिया नागपुर नाम, जो कि आप देखेंगे J.H. हेविट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो चुटिया नागपुर किसके नाम के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा नाम दिया गया था, ये तो J.H. हेविट के द्वारा दिया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो सी विकल्प गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किस नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से भी जाना गया। बताना है 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किस नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। तो याद रखिएगा, विल्किंसनगंज और किशुनपुर ये दोनों सही है, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान धनबाद जिला भूतपूर्व मानभूम जिला का अंश था, जिसका नाम बाद में क्या हुआ। वर्तमान धनबाद आप जो देख रहे हैं भूतपूर्व मानभूम जिला का एक अंश था ये, जिसका नाम बाद में क्या हुआ। मान बाजार, मानभूम खास परगना, नागभूमि या फिर ए बी दोनों। तो याद रखिएगा ए बी दोनों होगा, मान बाजार और मानभूम खास परगना। डी विकल्प सही है। अगला सवाल है, मेगास्थनीज द्वारा किचुंग क्षेत्र की जनजाति का उल्लेख नाम से किया गया है, किस नाम से किया गया ये आपको बतानी है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मोदो ग्रेबो गोई। ठीक है ना, ये विकल्प सही है। अगला सवाल है, टॉलमी द्वारा खरसावां को किस नाम से संबोधित किया गया ये आपको बताना है। टॉलमी के द्वारा खरसावां क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था ये, नरीखंड, कांकजोल, कोकरा या फिर करतासीना। सही आंसर है करतासीना, विकल्प नंबर डी सही है। अगला सवाल है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। नरीखंड, मानवर्जिका, ठीक है, फिर एक करतासीना या फिर कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा सही आंसर है इसका नरीखंड। ठीक है ना, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में, बहुत पहले इसे क्या कहा जाता था, नरीखंड कहा जाता था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संथाल परगना क्षेत्र कालांतर में किस नाम से जाना जाता था।
संथाल परगना क्षेत्र कालांतर में किस नाम से जाना जाता था, यानी कि समय बहुत पहले किस नाम से इसे जानते थे? कांकजोल, नरीखंड, जंगल तरी या फिर एवसी दोनों। तो याद रखिएगा, कांकजोल और जंगल तरी दोनों के नाम से जानते थे संथाल परगना को कालांतर में। अगला सवाल देखिए, हेनसांग द्वारा राजमहल के लिए सीयूकी ग्रंथ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हेनसांग के द्वारा राजमहल के लिए सीयूकी ग्रंथ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काई लो शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, सही आंसर होगा यहाँ पे ए विकल्प। अगला सवाल, दामिन आ कोह संबंधित कौन सा कथन सही है? दामिन आ कोह संबंधित मतलब कहना है, सवाल ये है कि दामिन आ कोह से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, बात करें यहाँ पे पहला विकल्प के बारे में, दे रखा है सन 1824 ईस्वी में कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिन कोह की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है। इसमें संथाल परगना के 1/4 भाग शामिल है, ये भी सही है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी अंचल, ये भी सही है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे सभी कथन सही है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल है कि आखिर ये दामिन ए कोह क्या है? तो याद रखिएगा, दामिन ए कोह 1832 में अंग्रेजों के द्वारा राजमहल पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में संथालों को बसाने के लिए घोषित एक बड़ा भूभाग था। ठीक है ना, सिंपल से याद रखिएगा। फारसी में इसका अर्थ होता है पहाड़ों का आंचल या फिर तलहटी। दामिन ए कोह का फारसी में देखेंगे, इसका जो अर्थ होता है ना, पहाड़ों का आंचल या फिर तलहटी होता है। ठीक है, और ये क्षेत्र मुख्य रूप से साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा के पहाड़ी इलाकों में स्थित था, जिसे अस्थायी खेती के लिए सीमांकन किया गया था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। दामिन ए कोह क्या है, ठीक है, किसके लिए बसाया गया था, ठीक है, किन क्षेत्रों में इसको देखने को मिलते थे, किन किन एरिया में खास करके। तो अभी देखेंगे तो अभी का जो साहिबगंज है, पाकुड़ है, गोड्डा है, तो इनके पहाड़ी इलाकों में इनका देखेंगे इसका स्थिति मतलब कि लोकेशन था इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस राजा के तामपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है? बताना है किस राजा के तामपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर है इसका नरसिंह देव द्वितीय, ये विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से अक्सर पूछा जाता है ये सवाल, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी विकल्प अटावी। यहाँ पे 8वीं या फिर 8वीं, कहीं कहीं 8वीं भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है वन क्षेत्र या फिर वन प्रदेश। ठीक है, तो झारखंड क्षेत्र उस समय ना घने जंगलों से भरा हुआ था, इसीलिए इसे यहाँ पे इसे 8वीं प्रदेश या फिर वन क्षेत्र कहा गया था। तो 8वीं या फिर 8वीं, ये दोनों चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। लेते हैं अगला सवाल, महाभारत काल के दौरान झारखंड किस वृहदवंशी सम्राट के अधीन था? महाभारत काल के दौरान झारखंड जो है ना, बताना है किस वृहदवंशी सम्राट के अधीन था ये? जरासंध, भीम, कर्ण या फिर युधिष्ठिर? सही जवाब है इसका जरासंध, विकल्प नंबर ए सही है। अगला सवाल, इतिहासकार बुकानन के अनुसार काशी से लेकर वीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र क्या कहलाता था? झारखंड, नागभूम, अटावी या फिर नरीखंड? सही जवाब है इसका झारखंड, ये विकल्प सही होगा। यहाँ पे ये अब देखेंगे, यहाँ से जो काशी है ना, ये आपका यूपी में है। ठीक है, बनारस वाला क्षेत्र, और वीरभूम आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल। तो कह सकते हैं कि काशी जो कि वाराणसी में है से लेकर के वीरभूम जो कि पश्चिम बंगाल में तक है, ये पूरा पठारी क्षेत्र को इसे झारखंड यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्न में किस वेद में झारखंड को किकटा नाम देशो अनार्य कहकर संबोधित किया गया है? बताना है किस वेद में झारखंड को किकटा नाम देशो अनार्य कहकर संबोधित किया गया है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में, ये विकल्प सही होगा। चलिए आखिरी सवाल देखिए इस टेस्ट का, इस चैप्टर का,
झारखंड क्षेत्र का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख बताने का अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा, ये 13वें शिलालेख में किया गया था। ये विकल्प सही होगा। तो ये था झारखंड का नामकरण से संबंधित 41 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।